हे गाइस व्हाट्सएप बाहुबली ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। हम एसीएफ का सिलेबस कवर कर रहे थे जिसमें हमने बायोलॉजी के पिछले क्लास में पढ़ा टिड्डा में पाचन, बहुकोशिकीय जीव टिड्डा में पाचन। उससे पहले पढ़ा था हमने एक कोशिकीय जीव अमीबा में पाचन के किस किस तरीके से पाचन होता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मनुष्य में पाचन, किस तरीके से पाचन होता है। तो आइए इन सबको पढ़ते हैं। और पढ़ने से पहले गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाचन तंत्र हमको पढ़ना है, मनुष्य में पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र पढ़ने से पहले हम उसको दो भाग में डिवाइड करेंगे। किसको? पाचन तंत्र को। और एक होगा आहार नाल और दूसरा होगा पाचक ग्रंथि। तो आहार नाल, आहार नाल किसे कहते हैं ये समझिए पहले। तो देखिए नाम में ही काम छुपा हुआ है। आहार नाल मतलब आहार से संबंधित नाल या नली। जो आहार से संबंधित नाल या नली है वही क्या है? आहार नाल है। मतलब भोजन जिस नली से गुजरती है वही क्या है? आहार नाल है। जैसे कि हम मुख से ये शुरू होता है और एनस तक जो नाल होता है, जैसे ये मुख देख लीजिए, यहाँ पर ये मुख और फिर यहाँ पर एनस। तो यहाँ तक ये एक लंबी नली दिख रही है, ये देखिए ये एक लंबी नली है। और यही क्या है? यही तो है आहार नाल। मतलब भोजन हम ग्रहण करते हैं और ये नली में जाती है और यहीं पर पाचन पोषण और शोषण स्वांगीकरण जो भी होता है और बहिष्करण होता है इसी नली में होता है, इसलिए इसको आहार नाल बोलते हैं। तो इस आहार नाल में बहुत सारे अंग आ जाते हैं। जैसे कि मुख से शुरू होता है तो मुख आएगा, बीच में मुख गुहा आ जाएगा, फिर ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, आंत जिसमें छोटी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत में ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, बड़ी आंत में सीकम, कोलोन और रेक्टम, फिर एनस। तो ये सब हिस्से आ जाते हैं इस आहार नाल के अंतर्गत। और पाचक ग्रंथियाँ जिसमें लार ग्रंथि, लीवर और अग्नाशय आ जाता है। तो ये देखिए लार ग्रंथि स्लेवरी ग्लैंड, फिर ये लीवर और फिर अग्नाशय पैंक्रियाज जो येलो कलर का दिख रहा है। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज तो पहले हम आहार नाल के ही बारे में पढ़ेंगे, मतलब इन सारे अंगों के बारे में पढ़ेंगे, इन सारे अंगों के फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आहार नाल, आहार नाल में सबसे पहले हम मुख पढ़ेंगे क्योंकि मुख से ही ये शुरू होता है और एनस में जाके ख़त्म होता है। तो मुख क्या है? ऊपरी होंठ एवं निचले होंठ के मध्य का भाग है। जो ऊपरी होंठ दिख रहा है हमारा, जो निचले होंठ है और उसके बीच का जो हिस्सा है वही क्या है? मुख है। और इसी मुख से ही भोजन को अंतर्ग्रहण किया जाता है। तो इस तरीके से मुख, इंग्लिश में माउथ। फिर आता है मुख गुहा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बकल कैविटी। कैविटी का मतलब क्या होता है? गुहा। मतलब जो खाली मुख दिख रहा है, खाली मुख वही क्या है? एक गुफा या गुहा की तरह दिख रहा है जिसके अंतर्गत दांत भी है, तालू भी है, जीभ भी है और बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से हैं। आप महसूस कीजिए। तो वही क्या है? कैविटी है, बकल कैविटी है। तो इसके अंतर्गत हम दांत को पढ़ेंगे। दांत जो है गर्त दंती, विषम दंती और द्विबार दंती होता है। मनुष्य का जो दांत होता है वो गर्त दंती, विषम दंती और द्विबार दंती। इसका मतलब ये हुआ कि गर्त दंती अर्थात गर्त का मतलब होता है गड्ढा। तो गड्ढे में हमारा दांत जो है वो धंसा होता है, इसलिए उसको बोलते हैं गर्त दंती। विषम दंती कहने का मतलब ये है कि सभी दांत जो है, मनुष्य की बात कर रहा हूँ, सभी दांत जो है वो एक समान नहीं होते। कोई नुकीला है, कोई चौकोन है, कोई तिकोन है, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है। मतलब सभी दांत जो है 32 का 32 एक समान नहीं है, इसलिए विषम दंती। और द्विबार दंती कहने का मतलब ये है कि ये दो बार क्या बोलते हैं, दो बार इनका विकास होता है। एक जब बच्चा होते जब हम बच्चे होते हैं तब, फिर वो जब पूरा दांत टूट जाता है तो उसके बाद परमानेंट या स्थायी रूप से नए दांत का विकास होता है। तो इस तरीके से दो बार इसका विकास होता है, इसलिए द्विबार दंती। उसके बाद देखते हैं जीभ। जीभ में क्या होता है? एक मोटी मांसल संरचना है और स्वाद अंकुर पाया जाता है। मोटी मांसल संरचना कहने का मतलब है, देखिए अब आप खुद महसूस कीजिए, आपके जीभ में हड्डी तो नहीं है, पूरी एक मांस की संरचना है और मोटी भी है और इसमें स्वाद अंकुर पाए जाते हैं। स्वाद अंकुर पाए जाते हैं तभी तो आप खट्टा, मीठा, कड़वा या जो भी है उसको आप
महसूस करते हैं, इसलिए ये मोटी मांसल संरचना है और स्वाद अंकुर पाए जाते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं तालु। एक होता है कठोर तालु और एक होता है नरम तालु। कठोर तालु जो है अग्रभाग और नरम तालु जो है पश्च भाग, मध्य भाग नहीं पश्च भाग। तो कठोर तालु की बात करूँ, देखिए आप अपने दांत जो जिस स्किन में धंसा हुआ है, आप अपने जीभ से टच करने की कोशिश कीजिए, अनुभव करने की कोशिश कीजिए कि जो दांत आपके स्किन से लगा हुआ है उस स्किन को टच कीजिए तो आपको थोड़ा खुरदरा महसूस होगा। तो यही क्या है, यही कठोर तालु है। फिर जीभ को धीरे धीरे पीछे लेते जाइए तो फिर थोड़ा चिकना महसूस होगा, नरम महसूस होगा, इसलिए वो नरम तालु है। आगे पढ़ते हैं ग्रसनी। ग्रसनी को बोलते हैं फेरिंग्स। भोजन व वायु का सामान्य मार्ग होता है। तो फेरिंग्स क्या होता है, भोजन और वायु का सामान्य मार्ग होता है। तो नली में, ये आहार नाल में ऐसा हिस्सा जहाँ से भोजन भी जो है जाता है और सांस लेते हैं तो वायु भी जाता है, तो इसलिए भोजन व वायु का सामान्य मार्ग होता है। उसके बाद पढ़ते हैं ग्रास नली। ग्रास नली में म्यूकस पाया जाता है जो भोजन को फिसलने में सहायता करता है। ग्रास नली की पेशियाँ क्रमकुंचन गति करती है जिसके कारण भोजन नीचे सरकता है। तो ग्रास नली या इसोफेगस, ये देखिए, इसके बारे में जानिए कि इसमें म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस जो भोजन को फिसलने में सहायता करता है। म्यूकस क्या होता है, चिकना होता है, चिपचिपा होता है। जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं यहाँ से वो म्यूकस स्त्रावित होता है और भोजन यहाँ रुकने नहीं पाता, सीधा स्टमक में जाता है। क्यों? क्योंकि म्यूकस चिकना होता है, चिपचिपा होता है, जो भोजन को फिसलने में मदद करते हैं। साथ ही ये इसोफेगस वाला जो हिस्सा है वो पेशियों से बना होता है, क्रमकुंचन गति होती है, उसमें निरंतर गति होती रहती है, जिसके कारण भोजन जो है वो नीचे चला जाता है। कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा सीधा, या आमाशय में जाएगा। तो आगे हम पढ़ेंगे आमाशय। तो आमाशय के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ भोजन 4 से 5 घंटे तक रुकता है। आमाशय वाले जो हिस्सा है, अब भोजन यहाँ पहुँच गया तो यहाँ 4 से 5 घंटे तक रुकेगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि पाचन स्टार्ट होने वाला, मतलब पाचन होगा और पाचन होने के बाद उसका अवशोषण होगा, फिर सारे शरीर के हिस्सों में उसको पहुँचा दिया जाएगा, इसलिए 4 से 5 घंटे तक रुकना जरूरी है। सबसे चौड़ी संरचना है और जे आकार का होता है। देखिए आहार नाल यहाँ से लेकर मुख से लेकर एनस तक का हिस्सा है, लेकिन सबसे चौड़ा यही पर दिख रहा है ना। तो इसलिए सबसे चौड़ा, डायग्राम से देखने की समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे चौड़ी संरचना है आहार नाल में एक, और जे आकार का होता है। जब पेट खाली होता है, पेट में कुछ नहीं होता, तब ये जे आकार का होता है। आमाशय की दीवार में जठर ग्रंथियां पाई जाती है जहाँ से पेप्सिन, रेनिन व आमाशयी लाइपेज स्त्रावित होता है, साथ ही HCl का संश्लेषण होता है। देखिए आमाशय की ये जो दीवार है, ये दीवार, इसमें क्या होता है, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो जठर ग्रंथियां क्या करती हैं? स्त्रावित करती हैं एंजाइम। और एंजाइम कौन कौन से हैं? पेप्सिन, रेनिन, और आमाशय से स्त्रावित हो रहा है इसलिए आमाशयी लाइपेज, और साथ ही HCl। तो ये सब एंजाइम और ये एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या काम करता है? जो भोजन हमने ग्रहण किया वहाँ तो ये 4 से 5 घंटे के लिए रुका है, तो उस भोजन को जो है तोड़ने का काम करता है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। जटिल पदार्थ है उसको सरल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करता है, तो इसलिए इस एंजाइम का काम है। उसके बाद जो 4 से 5 घंटे के तो रुक गए यहाँ पर, उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा, तो आगे बढ़ेगा तो यहाँ से छोटी आँत चालू हो जाता है। जो ये पतली नली दिख रही है यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये क्या है? छोटी आँत है। तो छोटी आँत के भी 3 हिस्से हैं, एक होता है ग्रहणी, दूसरा होता है, ग्रहणी को आप इंग्लिश नाम याद कीजिए, इंग्लिश नाम आसान है। तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, छोटी आँत के 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। यहाँ देखते हैं तो ये वाला पार्ट जो है वो ड्यूडेनम है। देखिए यहाँ लिखा है ड्यूडेनम। यहाँ वाला पार्ट जो हिस्सा है वो रेड वाले की बात कर रहा हूँ, ग्रीन वाले की नहीं, इसके पीछे, तो वो हिस्सा हो जाएगा जेजुनम। फिर यहाँ से चालू होता है, वो होता है यहाँ तक इलियम। तो आइए इन सब के बारे में पढ़ते हैं कि ड्यूडेनम के बारे में पढ़ते हैं कि छोटी आंत का प्रारंभिक हिस्सा है। देखिए ये स्टमक है, स्टमक से यहाँ छोटी आंत चालू हो जाता है, तो ये प्रारंभिक हिस्सा हुआ। सर्वाधिक पाचन होता है और यू आकार का होता है। देखिए यू आकार का दिख रहा है ना, तो यू आकार का
सर्वाधिक पाचन होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए यहाँ लीवर है और यहाँ ये येलो कलर का पेंक्रियास दिख रहा है, अग्नाशय दिख रहा है। तो लीवर से भी एंजाइम स्त्रावित होता है और पेंक्रियास से भी स्त्रावित होता है एंजाइम। कहाँ पर? ये छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले हिस्से में। इसलिए भोजन जब यहाँ पहुँचता है तो एंजाइम के माध्यम से सर्वाधिक पाचन होता है। उसके बाद पढ़ते हैं जेजुनम, सर्वाधिक अवशोषण होता है। देखिए जेजुनम वाला जो हिस्सा है वहाँ क्या पाया जाता है? सूक्ष्मांकुर या विलाई पाया जाता है, जो क्या करता है, क्षेत्रफल को जो है वो बढ़ा देता है, जिसके कारण अवशोषण जो है वो ज़्यादा होता है। इसलिए सर्वाधिक अवशोषण जेजुनम वाले हिस्से में। उसके बाद पढ़ते हैं इलियम, ये सर्वाधिक लंबा होता है ना। देखिए यहाँ से चालू हो रहा है, ये ऐसे करते हुए यहाँ तक सीकम तक जो लंबा है वो है इलियम। तो सर्वाधिक लंबा होता है और छोटी आंत का अंतिम सिरा है। तो ये छोटी आंत का अंतिम सिरा है। प्रारंभिक सिरा तो ड्यूडेनम है, मध्य वाला हो जाएगा जेजुनम और अंत वाला हिस्सा जो हो जाएगा अंतिम सिरा वो इलियम, जो सर्वाधिक लंबा है। तो छोटी आंत के बारे में हमने ये फैक्ट जाना कि सर्वाधिक देखिए क्वेश्चन पूछेगा सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, तो वो होता है छोटी आंत में। सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, तो वो होगा छोटी आंत में। लेकिन अगर डीप में क्वेश्चन पूछा दिया जाए तो ये पूछेगा कि छोटी आंत में सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है, तो वो होता है ड्यूडेनम या ग्रहणी वाले हिस्से में। सबसे ज़्यादा अवशोषण कहाँ होता है, तो वो होता है जेजुनम वाले हिस्से में, है ना। और सबसे लंबा हिस्सा छोटी आंत का तो वो है इलियम, है ना। फिर आगे देखते हैं, अब ये ग्रीन वाला हिस्सा जो है बड़ी आंत हो जाएगा। तो अब ये ग्रीन वाले हिस्से को पढ़ लेते हैं। आगे देखते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या होता है? ये ग्रीन वाला हिस्सा जो है बड़ी आंत, इसका भी 3 पार्ट है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। तो सीकम क्या होता है? सहजीवी सूक्ष्मजीव उपस्थित होते हैं जो सेल्यूलोज के पाचन में सहायता करते हैं। देखिए सीकम में जो है सहजीवी, यहाँ से सीकम चालू हो जाता है। तो सीकम में क्या होता है? सहजीवी सूक्ष्मजीव उपस्थित होता है। जब हम भोजन के माध्यम से भोजन ग्रहण करते हैं और अगर भोजन में सेल्यूलोज है तो उसका पाचन कौन कर देता है? ये सहजीवी सूक्ष्मजीव। सहजीवी पोषण का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था जब हम पोषण पढ़ रहे थे तब। तो उस तरीके के पोषण को सहजीवी पोषण कहते हैं, जिसमें 2 पादप या 2 जंतु जो है एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए पोषण प्राप्त करते हैं। तो सहजीवी सूक्ष्मजीव यहाँ उपस्थित हैं। तो एक तो वो सेल्यूलोज का पाचन कर रहा है जिससे हमें लाभ हो रहा है, और खुद वो उसको पोषण प्राप्त हो रहा है पाचन के माध्यम से। तो इसलिए सहजीवी सूक्ष्मजीव को भी लाभ हो रहा है। तो इस तरीके से दोनों को लाभ हुआ। तो इसलिए सहजीवी सूक्ष्मजीव सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। अपेंडिक्स या अपेंडिक्स उपस्थित होता है। देखिए सीकम वाले पोर्शन में अपेंडिक्स दिख रहा है नीचे। अवशेषी अंग है। तो अवशेषी अंग कहने का मतलब ये है कि जब प्रारंभिक मानव हुए उस समय ये जो है सक्रिय था, लेकिन आज के जो मानव है, आधुनिक मानव, उसमें ये सक्रिय नहीं है। अंग तो है लेकिन सक्रिय नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं अवशेषी अंग। उसके बाद पढ़ते हैं कोलोन। कोलोन वाला पार्ट ये हो जाता है, इसका सिर्फ नाम याद रखिए कि बड़ी आंत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ जो है खनिज पदार्थों का जो वो है उसको नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद देखते हैं रेक्टम। रेक्टम का मतलब होता है मलाशय। तो मलाशय मतलब मल धन आशय, मलाशय। तो मल यहाँ एकत्रित होता है। देखिए यहाँ से जो है पाचन चालू हो जाता है पूरा। उसके बाद जो अपचित भोज्य पदार्थ है वो यहाँ मलाशय में एकत्रित हो जाता है। उसके बाद जो एनस है या जिसको बोलते हैं गुदा द्वार, उसके माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से अंतर्ग्रहण से लेकर बहिष्करण तक का हिस्सा हमने देख लिया, और वो एक नाल में कंप्लीट होती है, इसलिए उसको बोलते हैं आहार नाल। तो इस तरीके से आज का क्लास इतना ही था गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। और नेक्स्ट में हम देखने वाले हैं पाचक ग्रंथियाँ। तो पाचक ग्रंथि में हम देखेंगे लार ग्रंथि, दूसरा होगा लीवर और तीसरा होगा अग्नाशय या पेनक्रियास। तो इसलिए धन्यवाद।